Students, welcome to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th Political Science chapter number 2. दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है फेडरलिज्म संघवाद और उसका ये दूसरा ही एपिसोड है। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी संघवाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है और एकात्मक सरकार क्या होती है। साथ ही साथ हमने समझा था कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखिए ताकि हम उसको आगे से जब हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, इस एपिसोड को, तो आप अच्छे से उस कंसेप्ट को समझ पाएँ। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं वो बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में संघवाद है वो कैसे है, यानी कि भारत में संघवाद है उसको व्यवहारिक रूप कैसे दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, पहली चीज़। दूसरा हम समझेंगे कि भारत को हम कैसे कह सकते हैं कि एक संघीय देश है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत में भी लागू होती है, क्या सभी आती है, ये जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि भारतीय संघ की कुछ चुनौतियां जो हमने आज़ादी के बाद महसूस की, आज़ादी के बाद, उसमें से एक हम बात करेंगे भाषा नीति के ऊपर और दूसरी हम बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध कैसे रहे आज़ादी से लेकर के अब तक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेकंड एपिसोड की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था है वो कैसे काम करती है। मौलिक तौर पर अगर हम बात करें, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत में दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, यानी दो प्रकार की सरकारें थी। पहली थी संघीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार भी बोलते हैं, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें। बाद में संविधान में संशोधन किया गया और एक तीसरे प्रकार की जो सरकार है जिसे हम स्थानीय सरकार है उसको जोड़ दिया गया, यानी कि हमारे यहाँ पे लेवल हो गए गवर्नमेंट के कुल 3। तीसरा लेवल कौन सा? पंचायत, नगर पालिका, जिसे हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार। अब इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अलग से 3 मार्क्स के लिए भी और ये 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी हिस्सा रह सकते हैं। तो दोनों तरीके से 3 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए भी। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा है वो संविधान की 7वीं अनुसूची उसके तहत किया गया। उसके तहत केंद्र और राज्य सरकार हैं उनके बीच में जो विधायी शक्तियां उनको 3 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि 3 सूचियों में बांटा गया। तीनों सूचियों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा समझा जाना होगा। वो है संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। 3 सूचियों में जो शक्तियां हैं उसको बांटा गया। अब तीनों सूचियों में क्या है थोड़ा सा हम डिटेल से जानते हैं इनको। सबसे पहले आती है संघ सूची। जो संघ सूची है जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है यूनियन लिस्ट, यानी कि एक केंद्रीय सरकार की सूची है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब आपके सब्जेक्ट से नहीं है, जैसे आपके मैथ साइंस या सोशल साइंस, ऐसे नहीं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे टॉपिक से, विषय से है। ओके, तो यहाँ पे जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं या बिंदु जो हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें 100 विषय हैं। अब कितने सब्जेक्ट हैं? 100 पहले थे इसमें, शुरुआत में मूलतः 97 थे, अब इनकी संख्या 100 हो चुकी है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, यानी कि संघीय सरकार के पास है। ओके, तो संघ सूची में कुल 100 विषय हैं और इसमें वो सभी विषय शामिल है जो पूरे देश के लिए, फिर राष्ट्र के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघीय सरकार का है। इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे कि रक्षा है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, सेना, बंदरगाह, विदेश नीति, ये सब कुछ संघ सूची में आते हैं। ओके, ऐसे 100 विषय किस में आएंगे? संघ सूची में आएंगे। और कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल संघीय सरकार बना सकती है। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल हम साथ साथ लेके चल सकते हैं, जैसे कि स्कूल का एग्जाम्पल हमने शुरुआत में लिया था कि स्कूल में आप देखते हो कि स्कूल में असेंबली कब होगी, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम, वही डिसाइड करें ना, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, किस रूम में कहाँ पे कौन सी क्लास बैठी कौन डिसाइड करेगा? प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम। ओके, तो वो केंद्रीय सरकार के अधीन में आते हैं। कौन टीचर किस क्लास का इंचार्ज बनेगा, किसके पास क्या चार्ज रहेगा, वो डिसाइड उसी लेवल पे होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो पूरे देश को इफेक्ट करते हैं, वो मुद्दे, वो सब्जेक्ट्स संघ सूची में आते हैं। और ऐसे
जो विषयों की या सब्जेक्ट की टोटल जो नंबरिंग है, टोटल संख्या है, वो है 100। ओके, तो इनके ऊपर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। और कौन से, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हो रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, सेना, बंदरगाह, विदेश नीति इत्यादि। उसके बाद दूसरी सूची आती है, वो है राज्य सूची। राज्य सूची में वो विषय शामिल होते हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के होते हैं, यानी राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे। इसमें 61 विषय है, 61 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 66 थे, 5 विषय जो सब्जेक्ट थे वो तीसरी समवर्ती सूची में शिफ्ट कर दिए गए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें राज्य सूची में वो मुद्दे या सब्जेक्ट शामिल हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कुल विषय हैं वो है 61। इनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य विधानमंडल में, मतलब राज्य सरकारों के पास होता है। केवल राज्य सरकार इनके ऊपर कानून बना सकती है। कौन से इसमें विषय शामिल है? जैसे कृषि, सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, स्वास्थ्य है, वो राज्य सरकार के अधीन में आते हैं। तो ऐसे 61 विषय सेकंड जो लिस्ट है, हमारी स्टेट लिस्ट है, उसमें शामिल है। उसके बाद जो थर्ड लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची है। इस सूची में जो मुद्दे शामिल है वो मुद्दे शामिल है जो क्षेत्रीय यानी कि राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट इसमें शामिल है और उन सब्जेक्ट की संख्या है 52। 52 विषय इसमें शामिल है। पहले में 100 थे, उसके बाद 61 और यहाँ पे है 52 विषय इस लिस्ट में शामिल है। शुरुआत में 47 थे, लेकिन 5 जो स्टेट लिस्ट है वहाँ से यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में आ गए। इस पहली दोनों लिस्ट है तो क्लियर हो गया कि एक पे संघ सूची पे संघीय सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। जैसे कि हम स्कूल का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो जैसे राज्य हम मान सकते हैं क्लास, तो क्लास से रिलेटेड जो डिसीजन है वो क्लास इंचार्ज ले सकता है कुछ टॉपिक के ऊपर। ओके, जैसे क्लास में सीटिंग प्लान का है, क्लास में बच्चे के पेरेंट्स को बुलाने का है, वो डिसीजन क्लास इंचार्ज ले सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्लास इंचार्ज के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स का टीचर नहीं है और बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, तो कई बार अगर प्रिंसिपल नहीं है या फिर क्लास इंचार्ज ने कह दिया कि जाओ खेल लो, और प्रिंसिपल आके कह दे कि नहीं क्लास में बैठो, डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, किसकी चलेगी? प्रिंसिपल की चलेगी। लेकिन डिसीजन तो दोनों ले सकते हैं ना, अगर टकराव होगा तो इसमें समवर्ती सूची में जो 52 विषय वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के भी है और प्रांतीय महत्व के भी है। इनके ऊपर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे शिक्षा, वन, बिजली, दवा, अखबार, ये समवर्ती सूची में आएंगे। लेकिन अगर कोई टकराव हो जाए तो किसकी चलेगी? प्रिंसिपल की या क्लास टीचर की? प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर भी यही होगा, अगर कोई टकराव हो गया, विवाद होता है, तो केंद्र सरकार यानी कि संघीय सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। जैसे कि शिक्षा है, तो वैसे तो दोनों ही सरकारें अपना कानून बना सकती है, दोनों ही अपने अपने स्टेट बोर्ड भी होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा टकराव उत्पन्न होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग कह रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी कहेगी, जो कानून लेके आएगी, वही लागू होगा। ये तीसरी सूची होती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इसके अलावा हम थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं कि कौन से विषय थे जो सेकंड यानी कि स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आए हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में किया गया था, उसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उनमें है शिक्षा, पहले ही राज्य के अधीन थी, बाद में समवर्ती सूची क्योंकि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और राज्यों के लिए भी। वन, मापतोल, जंगली जानवर यानी कि वन्य प्राणियों और पक्षियों का संरक्षण, उसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी का गठन, ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। इसलिए वहाँ पर संख्या है वो स्टेट लिस्ट में 62 जो 61 रह गई है 66 से जो सब्जेक्ट हैं, और जो थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, वहाँ पर विषयों की संख्या 47 से बढ़ के कितनी हो गई है? 52 हो गई है। ये 5 विषय। अब इन 3 लिस्ट के अलावा, ये तो हमारे मूल संविधान में दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक और सूची भी है, यानी कि जो संविधान में वर्णित नहीं है, वो है अवशेष सूची, रेसिड्यूरी पावर्स, जिसकी हम बात करेंगे।
अब ये अवशेष सूची क्या है? संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत कि ऐसे सभी विषय जिनका वर्णन ऊपर जो हमने सूचियां पढ़ी है उनमें से किसी में अगर नहीं है, यह हमें अनुच्छेद या याद रहता अच्छी बात है, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है वो इस सूची में आएगा, अवशेष सूची में आएगा। और इसके ऊपर अवशेष सूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को, यानी कि संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार को है। ओके, वही इसके ऊपर कानून बनाएगी। तो ये अवशेष सूची में आएगा। अवशेष सूची में कौन से विषय आते हैं? जैसे मान लीजिए जब हमारा संविधान बना था तो कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, साइबर लॉज की ज़रूरत ही नहीं थी। जो ऑनलाइन ठगी होती है, इस प्रकार से संबंधित जो कानून है तो उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब ये कानून टॉपिक आ गया ना, अब इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसे जो विषय जो उस वक्त नहीं थे तो वो संविधान में शामिल नहीं हुए, तो अब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो विषय शामिल किए हमने अवशेष सूची में। और अवशेष सूची में जो भी विषय शामिल होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार है वो होगा केंद्र सरकार को। तो हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा है वो 3 सूचियों में किया गया है, उसमें चौथी सूची हमने और ऐड कर लिया। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशेष सूची। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं भारतीय संघ की विशेषताएं। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि कैसे कह सकते हैं हम कि भारत एक संघीय देश है? क्या भारत में वो सभी संघीय जो विशेषताएं होती वो है या नहीं है? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत संघीय देश कैसे हैं, या कैसे हम कह सकते हैं कि भारत संघीय देश है या भारतीय संघ की विशेषताएं? तो एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि जो हमने संघ की विशेषताएं की थी वो सभी विशेषताएं भारत में है, भारत की शासन प्रणाली में है, तो भारत संघीय देश है। यानी आपको अलग से कुछ भी याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। वही चीज़ें जो हमने बात की थी कि संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, वही विशेषताएं यहाँ है। चलिए एक बार फिर से रिकैप्चुलेट हो जाएगा। पहली जो विशेषता है 2 सत्रीय सरकार, किसकी विशेषता होती है? संघवाद की। हमारे यहाँ पर 2 से अधिक सत्रों वाली है यहाँ पर सरकार, तो हम संघ है ना, कि पहली विशेषता ये होती है कि संघ वो देश होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सत्र हो सरकार के। हमारे यहाँ पे 3 सत्र हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो पहले में हम पास हो गए। उसके बाद शक्तियों का जो वितरण है, शक्तियों का बंटवारा है कि अलग अलग सत्र की सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करिए, और यहाँ पर कानून बनाने का, कर वसूलने का, प्रशासन का अधिकार है वो अलग अलग विभाजित है। तो हमारे देश में भी ऐसा ही है। जैसे हमने किया था कि संघीय सरकार में क्या होता है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन उनके कर वसूलने का, यानी कि आय के, कानून बनाने के या फिर प्रशासन के क्षेत्र है वो अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो हम संघीय देश हैं। तीसरा, संवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करें तो विभिन्न सत्र की जो सरकारें हैं उसमें उनकी शक्तियों का बंटवारा वो संविधान के द्वारा स्पष्ट होता है, और वही संघ के अस्तित्व की गारंटी देता है, क्योंकि अगर संविधान के द्वारा बंटवारा ना हो तो वो हमेशा विवाद का कारण बनेगा। तो हमारे यहाँ पे भी यही है कि शक्तियों का बंटवारा है वो संविधान के द्वारा किया गया है। तीसरा है समान सत्र, यानी कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी भी एक सत्र की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संघवाद में ये होता है कि जो संघवाद से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उसमें बदलाव कोई एक सरकार नहीं कर सकती, बल्कि राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो बदलाव है उसमें दोनों सत्र की सरकारें ही कर सकती है, तो हम संघ हैं। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघ की विशेषता होती है। हमारे यहाँ पर भी न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। अदालतों को संविधान और विभिन्न सत्र की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो हमारे यहाँ पर आय के साधन भी सभी सरकारों के अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि हम संघीय देश है। ये भी विशेषता हमारे यहाँ है। और संघ के उद्देश्य होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है देश की एकता और दूसरा होता है जो क्षेत्रीय विविधता है उसका सम्मान करना। हमारे यहाँ पर भी इसी उद्देश्य से संघ का गठन किया गया है। तो ये है कि हमें वही विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है कि भारत में संघीय सरकार है कैसे। हमारे यहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें हैं। पहली चीज़, हमारे यहाँ पे सभी सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। हमारे यहाँ पे आय का जो वितरण है,
आय है, उसके स्रोत है, सभी सरकारों के अलग अलग हैं। शक्तियां हैं, उसका बंटवारा अलग अलग किया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था है। संघ में जो संघ से संबंधित कानून है उसमें परिवर्तन कोई एक सरकार नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ दोहरे उद्देश्य हैं हमारे यहाँ पर भी संघ के, देश की एकता को बनाए रखना, साथ में जो प्रांतीय विभिन्नता है उसका सम्मान करना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है। अब बात आती कैसा संघीय देश है। पहले जो हमने किया था, पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, दो प्रकार के देश होते हैं, दो प्रकार के संघ होते हैं। तो कौन सा संघ है? होल्डिंग टुगेदर है, क्योंकि हम एक देश हैं और हमने प्रशासन के लिए कि प्रशासन बेहतर तरीके से हो, एक समान विकास हो, उसके लिए हमने अपने देश को विभिन्न राज्यों में बांट दिया है, विभाजित कर दिया है, यूनिट बना दिया है। ओके, तो हम होल्डिंग टुगेदर में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। दो चुनौतियों की बात करेंगे हम, दो चुनौतियों की बात करेंगे जो हमने आज़ादी के बाद जिनका सामना किया। ये आपके बुक में केस स्टडी के तौर पर दिया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया। हम थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कि कैसे राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में संबंध रहते हैं। तो इसमें दो केस स्टडी ली गई है कि आज़ादी के बाद भाषा नीति हमारे देश की क्या रही, क्या विवाद रहे, और दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंध क्या हमेशा से ऐसे ही रही या फिर उनमें कोई बदलाव आई। चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम भाषाई राज्य या भाषा नीति की बात करेंगे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त 500 से अधिक प्रिंसली और छोटे अन्य अन्य राज्य थे, छोटे छोटे काफ़ी राज्य थे। उन सभी को पुनर्गठित किया गया, यानी कि पुराने जो राज्य थे उनकी सीमाओं को बदला गया। दो आधार पे हमने नए राज्यों का गठन किया। पहला था भाषा के आधार पर और दूसरा था संस्कृति के आधार पर। इस आधार पर उनका गठन किया गया। संस्कृति थी वो भौगोलिक विविधता से जुड़ी हुई थी, यानी ये हमारे दो आधार थे राज्यों के पुनर्गठन के। उसके बाद हमारे लिए एक भाषा नीति बनाना आवश्यक हो गया था। भाषा नीति बनाना आवश्यक क्यों हो गया था? क्योंकि भाषा के आधार पर एक तो हमारे यहाँ पे विविधता अधिक है और दूसरा यह था कि नए राज्यों की मांग उठने लग गई। जब नए राज्यों की मांग उठने लगी भाषा के आधार पर कि तमिल बोलने वालों के लिए अलग राज्य, तेलुगु वालों के लिए अलग, मराठी के लिए अलग, गुजराती के लिए अलग, तो ये समस्या खड़ी थी, पहली समस्या थी। और पूरे विश्व को ऐसा लग रहा था कि भारत का विभाजन होगा। कितनी विविधताओं को एक साथ समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने इस समस्या को पार पाया। एक सुदृढ़ हमने भाषा नीति को अपनाया। हमने भाषा का आधार पर राज्यों का गठन किया। हालांकि इसमें एक डर था, भय था कि शायद ये देश की एकता के लिए कहीं खतरा ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश ज़्यादा मजबूत हुआ। भाषा के आधार पर पहला राज्य जिसका गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। 1956 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद बहुत से राज्यों का गठन हुआ। पंजाब और हरियाणा जो राज्य बने उनका भी जब 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, तो ये भी भाषा के आधार पर ही हरियाणा का गठन हुआ था। तो भाषा नीति हमारे देश की क्या रही है आज़ादी के बाद, ताकि देश की एकता भी बनी रहे, तो ये संघ के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो चलिए थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे देश की भाषा नीति। पहला ये कि हमारे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। पहली चीज़ राष्ट्रभाषा। कई बार आप सुनते हो आसपास बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल नहीं, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा है। राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई भी नहीं है। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी भाषाओं को एक समान दर्जा दिया जा सके। श्रीलंका में हमने देखा सिंगली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और तमिल की अवहेलना की गई। क्या परिणाम निकले? गृह युद्ध। देश बंटवारे के कगार पर आ गया, लाखों लोग मारे गए, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को धक्का लगा। हमने ये गलती नहीं की। तो हमारे यहाँ पे पहले जो भाषा नीति की विशेषता ये कि यहाँ पर किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में पहचाना गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जिस भाषा को बोलते हैं हमारे देश में वो हिंदी है या समझते हैं। 40% से अधिक लोग हैं उनकी भाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा हमने संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो 21 और भी है, यानी कि कुल हमने 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल किया है। यानी आप इन 22 भाषाओं में
किसी एक भाषा में भारत में सरकारी जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, इन भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो ये प्रावधान हमने किया है ताकि भाषा के आधार पर विवाद ना हो। ओके, तीसरी चीज़। उसके बाद फोर्थ है कि राज्यों को भी आज़ादी दी गई कि वो अपनी अपनी राजकीय भाषाएं हैं वो घोषित कर पाएँ। हर राज्य की अपनी राजकीय स्टेट लैंग्वेज होती है जिसमें वहाँ राज्य का सरकारी कामकाज किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है स्टेट की। जैसे पंजाब है, यहाँ पे पंजाबी है, हरियाणा में हरियाणवी है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, केरला में जो मलयालम है, महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है। तो ये भी एक आज़ादी स्वायत्ता दी गई, तो इससे भी जो संबंध था भाषा के आधार पर टकराव की संभावना थी वो खत्म हो गई। इसके साथ हमने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी राज्य के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। शुरुआत में हालांकि 15 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य जो थे आज़ादी के वक्त वो हिंदी का प्रयोग करने से थोड़ा पीछे हट रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा उनके लिए ज़्यादा आसान थी। तो ये टारगेट रखा गया कि 15 वर्षों के बाद हम अंग्रेजी भाषा को हटा देंगे और हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे ऑफिशियल वर्क के लिए। हालांकि वो 15 वर्ष अभी भी पूरे नहीं हुए, लेकिन एक तालमेल बना रहा है अभी तक। इसके साथ एक और समस्या आई, वो थी कि स्कूलों में एजुकेशन किस लैंग्वेज में दिया जाए, किस मीडियम में दिया जाए। तो उसके लिए हमने त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया। त्रिभाषा, 3 भाषा का फॉर्मूला ये था कि बच्चे के लिए जो प्राइमरी जो एजुकेशन होगी वो एजुकेशन उसकी मदर टंग में दी जाएगी, स्थानीय भाषा में दी जाएगी। उसके बाद 6th क्लास से जो भाषा है उसमें एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक जो स्थानीय भाषा है वो कंपलसरी रहेगी, ताकि सभी भाषाओं का समुचित ज्ञान हो सके। तो ये हमारी भाषा नीति रही थी, उसकी विशेषताएं रही थी। तो इनको आपको पॉइंट्स में याद करना कि क्या विशेषताएं हैं हमारी भाषा नीति की और कैसे हमने तालमेल बिठाया है इतनी सारी भाषाओं के बीच में। तो ये था पहली चुनौती जिसको हमने बहुत अच्छे से पार कर लिया, संघ है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। उसके बाद दूसरी जो चुनौती थी वो थी केंद्र और राज्यों के संबंध। भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, आर्थिक आधार पर भी कुछ राज्य बहुत आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। तो एक डर ये भी था कि कहीं केंद्र और राज्यों के संबंध है वो खराब तो ना रहे, कहीं ये देश की एकता के लिए कहीं खतरा ना पैदा हो। तो केंद्र राज्यों के संबंध है वो आज़ादी के बाद कैसे रहे, अब हम उनको जानते हैं। जो केंद्र और राज्यों के संबंध है आज़ादी के बाद की बात करें तो भारतीय संघवाद में संघ और राज्यों के बीच में संबंधों का स्वरूप बदलता रहा है, एक जैसा नहीं रहा है। कई बार ऐसे परिवर्तन हुए हमारी राजनीति में जिसने हमारे यहाँ पर संघीय प्रणाली को प्रभावित किया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है उसके कई चरण हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने आप आसानी से समझे इसलिए मैंने इसको 3 चरणों में बांट दिया है संबंधों को। आपकी एनसीईआरटी बुक के बेस पर ही है लेकिन वहाँ पे इस टाइप से नहीं दिया गया, तो मैंने बाइफरकेट कर दिया 3 स्टेज में। तो पहला जो चरण था केंद्र और राज्यों के संबंध का वो था 1950 से 1967 के बीच में। उस वक्त क्या था, पूरे देश में और राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी है उसका दबदबा था, उसी का शासन था। और यहाँ पर केंद्र सरकार थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण बहुत अधिक था। इसे हम केंद्रीकृत संघवाद का काल भी कह सकते हैं। इस चरण में संघ और राज्यों के संबंध मजबूत भी थे और मधुर भी रहे थे। क्यों मजबूत और मधुर रहे थे? क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार, ऊपर के जो डिसीजन लिए जाते थे वो केंद्रीय सरकार लेती थी और वही पूरे देश में लागू होते थे। तो संबंध अच्छे रहे, ठीक ठाक रहे पहले चरण में। कब तक? 1967 तक। उसके बाद दूसरा जो चरण है, सेकेंड स्टेज है, वो है 1967 से 1989 तक। ये टकराव का काल था, टकराव का चरण था। कैसे? क्योंकि केंद्र में अभी भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन काफ़ी राज्यों में विपक्षी या प्रांतीय दलों की सरकार थी और कई दफ़ा जो संघीय सरकार है उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया। राज्यपाल के द्वारा या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की। तो इस समय में केंद्र और राज्य सरकार हैं उनके संबंध में काफ़ी ज़्यादा कटुता थी, यानी कि अच्छे नहीं रहे। दूसरे चरण में ज़्यादा अच्छे नहीं रहे क्योंकि टकराव की स्थिति थी। कई बार आरोप भी लगता रहा पक्षपात का केंद्रीय सरकार के ऊपर। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है इनके संबंधों का, वो है 1990 के बाद।
इस 1990 की बाद की जो अवधि है उसमें देश के अनेक राज्यों में अनेक प्रांतीय दल है वो उभर के सामने आए। केंद्र सरकार में भी गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई, यानी कोई एक दल बहुमत लेकर के नहीं आया, गठबंधन की सरकार थी। काफ़ी सारे दल मिलकर के जब सरकार बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसे हम गठबंधन बोलते हैं। ओके, तो गठबंधन की सरकार आ गई। अब गठबंधन की सरकार आ गई तो क्या हुआ कि ये जो प्रांतीय दल थे वो भी केंद्रीय सरकार में शामिल हो गए, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उनकी भी जो पहुंच कह सकते हैं पूछ बढ़ गई, उनको भी पूछा जाने लग गया, उनका भी महत्व बढ़ गया। और जब महत्व बढ़ गया तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अब अकेली कोई गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पा रही थी, तो अब दोबारा से जो संबंध थे वो संबंध मधुर हो गए, यानी कि यहाँ पर दोबारा से जो आपसी संबंध थे उनमें मधुरता आई। तो इस बीच सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति है वो पनपती है इस गठबंधन की सरकार के दौर में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसला भी आया इसी दौरान, जिससे जो राज्य सरकार है उसको मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। तो इस चरण में संघ और मजबूत हुआ, केंद्र और राज्य के संबंध और मजबूत हुए। तो 3 चरणों में हमने समझा कि केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे रहे। पहला चरण 1967 तक संबंध मधुर थे, फिर 1967 से 89 तक टकराव का दौर था, और तीसरा 1990 के बाद दोबारा से मजबूती का दौर था, क्योंकि गठबंधन का दौर था ये। ओके, पहला है उसे हम केंद्रीय शक्ति के संकाल कह सकते हैं, दूसरे को टकराव का काल कह सकते हैं, तीसरे को हम गठबंधन का काल कह सकते हैं। तो ये हमने समझा आज के सेशन में, एपिसोड में, कि कैसे कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है, संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया ये हमने जाना, और तीसरा हमने समझा कि भारत ने कैसे भाषागत चुनौतियों को सामना किया, क्या भाषागत हमारी नीति रही है, भाषा नीति, और केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे रहे हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।